जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू द डेली क्लास यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लोज टेस्ट की। इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई और ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं और ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर आपने एक गलत किया तो काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप दूसरा भी शायद गलत कर दो, क्योंकि आप पूरा जो एसेंस है वो समझ नहीं पाए। तो सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आप इस वाले सेक्शन में 10 आउट ऑफ 10 कर सकते हो। तो सेम गोज़ विद क्लोज टेस्ट एज वेल। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ रूल्स या फिर कुछ टेक्निक्स की, और उसके बाद मैं आपको एक क्लोज टेस्ट सॉल्व करके यहीं पर दिखाऊंगा। राइट, चलो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले ये है मेरा नंबर, दैट इज़ 9264922851। अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर आपका कोई भी सजेशन है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। और पीडीएफ आपको मिल जाएगी डेली क्लास टेलीग्राम चैनल से, जाके डाउनलोड जरूर कर लेना। राइट, और चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व कर सकते हो। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं बताऊं तो वो मैं कहूँगा, कई बार गलती हम ये करते हैं कि हम बस एक एक फिल इन द ब्लैंक्स पर ध्यान देने लगते हैं। हम पूरा जो इसेंस है, जो मैं बोलूँ कि कॉन्टेक्स्ट या फिर थीम जो है, राइट, और इसेंस जो है कंप्लीट, उसे हम मिस कर देते हैं। तो उसके चलते क्या होता है, कई बार हम एक फिल इन द ब्लैंक्स में कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन पूरे को हमने पढ़ा नहीं। और ये वाला हो सकता है कि ग्रामेटिकली करेक्ट हो, हमें लगता है कि हाँ यार ये तो सही है, लेकिन वो गलत हो जाता है। तो आपको सबसे पहला काम करना क्या है? सबसे पहला काम आपको ये करना है कि रीड द कंप्लीट पैसेज। अब ये आपका एक पैसेज ही तो होता है, ब्लैंक्स होते हैं, लेकिन आपको रीड करना है। ब्लैंक्स के साथ में रीड करो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा, थोड़ा नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको रीड करना है पूरा। रीड करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको मिल जाती है थीम। थीम मिल जाती है जैसे के लिए कि यार ये वाला जो पैसेज है ये आपका नेचर पर है, या फिर इकोनॉमी पर है, या फिर हिस्ट्री पर है। राइट, तो ऐसे करके आपको एक थीम मिल जाती है। थीम मिलने का फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है। अगर मान लिया ये जो पैसेज है वो नेचर के बारे में है, नेचर के बारे में अगर है तो आपको वर्ड्स कैसे मिल सकते हैं? आपको वर्ड्स मिल सकते हैं ब्यूटी, या फिर आपको एक्सप्रेशन मिल सकता है। तो इस टाइप के आपको वर्ड्स भी मिलेंगे ना उसके बाद। तो ये आप क्लियर हो जाते हो कि हाँ मुझे इस टाइप के वर्ड्स एक्चुअली मिलने वाले हैं। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ पढ़ने से आपको फ़ायदा ये होता है, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, पढ़ने से आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको टोन मिल जाती है। अब टोन जब पता चल जाती है कि यार ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, या फिर ये आपका न्यूट्रल है मान लिया, राइट, तो कुछ भी हो सकता है, तो इससे भी कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है। और थर्ड चीज़ ये होती है कि आपको ओवरऑल इसका टेंस पता चल जाता है। जब टेंस पता चल जाता है ना, तो आप उसी टाइप के मतलब टेंस में घूमते हो। लाइक पैसेज में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि या तो पास्ट में होगा, अगर पास्ट में है तो आपको पास्ट वाले जो ऑप्शंस होंगे उनके पीछे जाना है। हो सकता है कि ये आपको प्रेजेंट वाले मिल जाएं तो प्रेजेंट भी हो सकता है, राइट, या फिर यहाँ पर कुछ फ्यूचर सिनेरियोज की बात की गई है तो फ्यूचर भी हो सकता है। तो आपको ओवरऑल थीम के बारे में आइडिया लग जाता है अच्छे से, राइट। थर्ड सेकंड चीज़ क्या है? अब सेकंड चीज़ ये है कि जब आप फिल कर रहे होगे ना, तब कुछ चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ग्रामर। अब ग्रामर जो मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। आपको देखना होगा कि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए। मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए, या फिर मुझे यहाँ पर वर्ब चाहिए, या फिर कौन सा मतलब टेंस की रिक्वायरमेंट है, ऑब्वियस सी बात है, आर्टिकल कौन सा रिक्वायर्ड है। तो इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। ये आपका आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है, आई मिस हो गया। और या फिर आपको प्रीपोजिशन चाहिए, और प्रीपोजिशन अगर चाहिए तो प्रीपोजिशन कौन सा चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका लिखा हुआ है कि ही डैश, आपका लिखा हुआ है गोइंग टू स्कूल, मैं बहुत ही सिंपल वाला आपको बता रहा हूँ, गोइंग टू स्कूल, तो आपको समझ जाना है कि मुझे यार एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए और ही के साथ में आपको इज आता है तो इज फिल कर देना है। तो यही आपको वहाँ पर भी अप्लाई करना है। नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट आपका अगेन हो गया क्या, दैट इज़ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट।
आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पर ध्यान देना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, लाइक आपको देखना है कि मुझे नाउन चाहिए। नाउन तो अक्सर नहीं चाहिए होता है, या फिर चाहिए होता है तो आपको नाउन पर ध्यान देना है कि हाँ मुझे यहाँ पर नाउन की ज़रूरत है। या फिर अगर नाउन दिया है उससे पहले एक ब्लैंक दिया है तो मुझे एडजेक्टिव चाहिए, राइट। या फिर मुझे एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब भी हो सकता है। या फिर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन में भी आपको ध्यान पे रखना होगा कि प्रीपोजिशन अगर मुझे चाहिए तो कौन सी प्रीपोजिशन चाहिए। तो वहाँ पर खेल आता है आपका फ्रेजल वर्ब्स का। वहाँ पर आपका जैसे गेम आता है फ्रेजल वर्ब्स का, तो आपको फ्रेजल वर्ब्स का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ें हैं, जैसे के लिए अभी जो हम करने वाले हैं उसमें एक आया था द, और डैश लिखा था द आई, ठीक है। और वहाँ पर दो में नाउन लिखा हुआ था और एक जगह ऑब्जर्विंग लिखा हुआ था, वो भी आपका एडजेक्टिव नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमें एडजेक्टिव चाहिए, वो होगा आपका ऑब्जर्वेंट, राइट। ऑब्जर्वेंट आपका एडजेक्टिव होता है, सो ऑब्जर्वेंट आई हो जाएगा। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमने किया था। नेक्स्ट आपका फिफ्थ। अब इसमें क्या आपको ध्यान देना है, जो मैंने अभी बताया दैट इज द टेंस का फ्लो। टेंस का फ्लो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि टेंस का फ्लो किधर जा रहा है। और अगर पास्ट है तो आपका पास्ट में ही शायद घूमे, राइट। मतलब हो सकता है, ऐसा हो सकता है एक दो अलग भी जाएं। लेकिन ओवरऑल आपको ध्यान में रखना है कि यार टेंस कौन सा है, टेंस आपको ध्यान में रखना है जरूर। क्लियर। फिर आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं अक्सर बताता हूँ, कई सारे लेक्चर्स में मैंने बोली है ये बात। वो होता है आपका कोलोकेशन। कोलोकेशन देखो, जो नॉर्मल रीडिंग करते हैं ना, और जिनको नॉर्मल इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होती है उन्हें पता होता है। जैसे कि लिए अगर मैं लिख दूं कि डू अ डिसीजन, तो आप बोलोगे यार ये थोड़ा सा नेचुरल साउंड नहीं कर रहा, मुझे यहाँ पर डू अ डिसीजन नहीं मेक अ डिसीजन लिखना पड़ेगा। अब देखो सही लग रहा है, राइट। अब सही लग रहा है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर पावरफुल टी, पावरफुल टी लिख दूं, आपको लगेगा यार ये क्या लिख रहे हो, स्ट्रॉन्ग टी होती है। हाँ स्ट्रॉन्ग टी डेफिनेटली होती है, राइट। तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है, और ये गलत होती है, इसे कहते हैं कोलोकेशन। तो कोलोकेशन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आपको इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए। फिर मैंने आपको बता दिया कि प्रीपोजिशन जो है, राइट, आपके जो फ्रेजल वर्ब्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आपके आते हैं कनेक्टर्स। अब कनेक्टर्स भी कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दिखाना है मुझे, तो मुझे ऑल दो बट लगाना पड़ेगा, है ना। इस टाइप के वर्ड्स मुझे यूज़ करने पड़ेंगे। या फिर कॉज है अगर, तो मुझे बिकॉज फिल करना चाहिए और कुछ नहीं फिल करना चाहिए। रिजल्ट है तो मुझे देयर फॉर के पीछे जाना चाहिए। सो दीज आर द वर्ड्स जिनके पीछे आप जा सकते हो, इनको ध्यान में रख सकते हो। फिर लास्ट में ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ द एलिमिनेशन टेक्निक, है ना। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेट करो, हमेशा इंग्लिश में एलिमिनेट करो। एलिमिनेट जैसे जैसे करोगे ना आप, ज़्यादा मतलब एक्यूरेट आंसर की तरफ मूव करोगे। सो एलिमिनेट जरूर करना है। किस तरीके से करना है, आपको तीन चीज़ें चेक करनी होती हैं। क्या चेक करने होता है, पहले तो आपको ग्रामर देखनी है, राइट, ग्रामर देखनी है। दूसरा आपको यहाँ पर मीनिंग देखनी है, मतलब वहाँ पर वोकैबलरी चेक करनी है। और तीसरा आपको यहाँ पर नेचुरल फ्लो देखना है। अब यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कई स्टूडेंट्स करते हैं, पता है क्या, वो केवल ग्रामर देखते हैं, केवल ग्रामर के पीछे रहते हैं। भाई केवल ग्रामर नहीं देखनी है, कई बार मैं आपको दिखा सकता हूँ, कई ऐसे आंसर भी हुए हैं जहाँ पर ग्रामेटिकली सेंटेंस हमारा सही था, लेकिन वहाँ पर वो चीज़ फिट नहीं करती थी और यूपीएससी ने वो वाला आंसर नहीं माना। या फिर मीनिंग। तो यहाँ पर आपको इन तीनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है, इन तीनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं कि मतलब केवल ग्रामर देख रहे हो या फिर केवल मीनिंग देख रहे हो या फिर केवल नेचुरल फ्लो देख रहे हो। तीनों चीज़ें आपको साथ में रखनी है, तभी आप सही आंसर कर पाओगे, राइट। सॉरी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि देखो, क्लोज टेस्ट करने के लिए आपको एक काम करना होता है कि आपको खुद से यहाँ पर गेस करना होता है, राइट। गेस करो, और अगर वो गेस आपका सही डायरेक्शन में जा रहा है तो सही बात है। उसके बाद आप देखो,
इससे क्या होता है कि आप यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट समझ पाते हो। मैंने यहाँ पर बताया है, कई बार बताया है कि आजकल जो सीडीएस हो या फिर आपका एनडीए हो, उसमें आपका कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर कर रहा है, राइट? कि आपको और कॉन्टेक्स्ट कैसे पता चलता है पता है? ये ऐसे पता चलता है कि मान मान लिया मेरे सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है और फिर आपका सेंटेंस कंटिन्यू करता है। अब यहाँ पर जो भी मुझे ऑप्शन मिल रहे हैं, ए, बी, सी एंड डी, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा, ये केवल ये वाला सेंटेंस नहीं डिसाइड करेगा, ये चीज़ डिसाइड करेगी इसके आगे वाला भी सेंटेंस, राइट? यहाँ पर फुल स्टॉप लगा होगा, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा होगा, इसके पीछे वाला भी सेंटेंस। मतलब आपको ओवरऑल चीज़ों को लेकर के चलना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने बस एक चीज़ पर ध्यान दिया, इस वाले सेंटेंस पर ध्यान दिया और आपने सोचा चलो ठीक है मेरा तो काम हो गया, आगे बढ़ते हैं, राइट? तो ये नहीं करना है, समझ गए ये चीज़। और अगला क्या है? अगला ये है जो मैंने आपको बताया कि ग्रामर, मीनिंग और नेचुरल फ्लो, आपको तीन चीज़ों पर ध्यान देना है, हमेशा तीन चीज़ों पर ध्यान देना है, तभी आप सही आंसर कर पाओगे, राइट? और आपको हमेशा खुद से पूछना है कि क्या ये नेचुरल साउंड कर रहा है, क्या ये चीज़ जो भी मैं फिल कर रहा हूँ क्या ये नेचुरली साउंड कर रहा है या नहीं। इन चीज़ों को अगर ध्यान में रखोगे तो आपका आंसर जो है हमेशा सही होगा, राइट? चलो अब हम करते हैं अपने क्वेश्चंस। आई होप आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे और इनको ही अप्लाई करना है। इन कुछ चीज़ों को अप्लाई करना है, आपके आंसर्स हमेशा सही आएँगे, राइट? बाकी रीडिंग करते रहना। देखो लास्ट में मैं वही कहूँगा कि आपका जो ये क्लोज़ टेस्ट है ना, ये एक चीज़ का टेस्ट है ही नहीं। ये आपके ग्रामर का भी टेस्ट है, मीनिंग का भी टेस्ट है, नेचुरल फ्लो का भी टेस्ट है। तो हर चीज़ का अगर टेस्ट है तो हर चीज़ के लिए एक ही तो एक्टिविटी मैंने बता रखी है ना, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, दैट इज़ रीडिंग। सो हमेशा रीडिंग करते रहना और लास्ट डे तक रीडिंग करना। ये नहीं करना कि यार एक वीक बचा है अब रीडिंग नहीं करते हैं, अब छोड़ देते हैं। 20 मिनट्स 30 मिनट्स तक न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना, ठीक है? इससे क्या होगा, आपका स्टैमिना जो है वो बरकरार रहेगा, बना रहेगा। आप एग्ज़ाम में जब जाओगे आप थकोगे नहीं, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आप देख रहे हो कि पढ़ना बहुत पड़ रहा है ना? जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी लेंदी हो जा रहे हैं। चलो फिर शुरू करते हैं और अपने देखते हैं आंसर्स। सो ये रहा हमारे सामने पैसेज, इसको हम पढ़ते हैं पहले और फिर देखते हैं कि हमें कैसे फिल करना है। लिखा हुआ है, बाय द चार्म ऑफ नेचर अराउंड हिम मैन हैज़ एक्सप्रेस्ड his appreciation of it in works of art produced by him. This goes back to a time dash he was still a primitive being. Art dash a softening influence on him. The earliest paintings of the prehistoric age in the caves all over the world give us magnificent examples of the dash eye and the trained hand in man's savage state. The colors chosen, the movement dash, and the expressions the pictures are dash with really make us marvel, even if all of them are not of the dash of the paintings at Altamira. The prehistoric cave paintings in India give us a picture of life in those days of the early man in India. It is a great and true experience that Kalidasa expresses when he feels that the happiest man feels when he sees beautiful things or hears melodious notes, right? अब इसको हमने पूरा पढ़ लिया। इससे हमें पता क्या चला पता है? इससे हमें सबसे पहले तो टेंस के बारे में पता चला कि टेंस हमारा मूविंग स्टेट में है, पास्ट से लेकर के ये प्रेजेंट की तरफ मूव कर रहा है। क्लियर? दूसरा हमें पता चला कि इसमें कहीं ना कहीं नेचर और आर्ट का रिलेशनशिप दिखाया गया है। तीसरा ये बताया गया है जो प्रिमिटिव बीइंग थे, जो हमारे दादा परदादा थे, उन्होंने कैसे आर्ट का डेवलपमेंट किया है, बाय टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। उन्होंने क्या किया है, नेचर से जो है इंस्पिरेशन ली है और उसके बाद में इन्होंने आर्ट को डेवलप किया है, राइट? चलो अब हमने पूरे की सेंस समझ ली, अब हम पढ़ते हैं सेंटेंस वाइज। डैश बाय द चार्म ऑफ नेचर अराउंड हिम मैन हैज एक्सप्रेस्ड हिज एप्रिसिएशन ऑफ इट इन वर्क्स ऑफ आर्ट प्रोड्यूस्ड बाय हिम। तो इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि नेचर की ब्यूटी से प्रभावित होकर या यहाँ पर इंस्पायर होकर इंसान ने आर्ट के थ्रू अपनी एप्रिसिएशन दिखाई है, ठीक है? मतलब नेचर की ब्यूटी को, ब्यूटी ब्यूटी ने मैन को इंस्पायर किया और उसने आर्ट बनाई, ये कह रहे हैं।
अब इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आपके क्या होंगे? देखो पहली बात तो यहाँ पर बाय लगा हुआ है। बाय लगा हुआ है तो दो आपके ऑप्शन ग्रामर की मदद से हट जाएंगे। एक तो मूव्स बाई, दूसरा है मूविंग बाई। ये तो दोनों हट गए। उसके बाद क्या होगा? हैविंग मूव्ड बाई और मूव्ड बाई। आप देखो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होगा मूव्ड बाई। ठीक है, होगा मूव्ड बाय द नेचर अराउंड हिम, मूव्ड बाय द चार्म ऑफ द नेचर अराउंड हिम। एग्जाम्पल के लिए होता है ना कि इंस्पायर्ड बाई हर स्पीच ही स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, राइट? इंस्पायर्ड बाई द स्पीच, ऐसे करके होता है ना, समझ रहे हो? तो इनको जहां पर भी थोड़ा सा डाउट लगे उसी टाइप का दूसरा एक सेंटेंस अपने माइंड में बनाओ, देखो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या यहाँ पर होना चाहिए एग्जैक्टली exactly। चलो दूसरे वाले में चलते हैं। दूसरा वाला कहता है कि दिस गोज बैक टू अ टाइम डैश ही वॉज स्टिल अ प्रिमिटिव बीइंग। ये तो यार, ये इसमें क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये उस ट्रेडिशन के समय जाता है जब मैन प्रिमिटिव था, जब मैन बहुत ही अर्ली स्टेज में था, राइट? जब ये केवल पत्ते पहनते थे, गुफा में रहते थे, उस टाइम की बात है। तो क्या हम कहेंगे? दिस गोज बैक टू अ टाइम देन टिल फॉर। अब टिल फॉर तो कोई सेंस नहीं बनाते, देन भी नहीं बनाता। व्हेन ही वॉज, जब वो था, है ना? यही तो बोलते हो, अ डे व्हेन, एन एज व्हेन, अ मोमेंट व्हेन, ऐसे करके बोलते हो ना। तो आप यहाँ पर समझो अ टाइम व्हेन ही वॉज स्टिल अ प्रिमिटिव बीइंग। सिंपल है। चलो नेक्स्ट है आपका आर्ट डैश अ सॉफ्टनिंग इन्फ्लुएंस ऑन हिम। आर्ट क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कहना चाह रहे हैं कि आर्ट ने मैन को सिविलाइज्ड और रिफाइंड बना दिया है, राइट? काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टनिंग इन्फ्लुएंस रहा है आर्ट का मैन के ऊपर, उसी की वजह से मैन जो है सिविलाइज्ड हो गया है। यही तो कहने का मतलब है। सो आर्ट जो है, यहाँ पर हम सेंटेंस में देखें तो आपका पास्ट से लेकर के प्रेजेंट की तरफ मूवमेंट है। पास्ट से प्रेजेंट की तरफ अगर हम मूव कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर पता है क्या करना पड़ेगा? मतलब एक एक्शन है, स्टार्ट हुआ है पास्ट में और कंटिन्यू करता है कहाँ पर? प्रेजेंट में भी। तो आपको लिखना पड़ेगा हैज हैड, हैज हैड। क्लियर? तो आपको यहाँ पर हैज हैड बताना पड़ेगा। आर्ट हैज हैड अ सॉफ्टनिंग इन्फ्लुएंस ऑन हिम। आर्ट हैज, आर्ट हैव तो हो ही नहीं सकता। आर्ट हैड, हैड मतलब हुआ था, नहीं हुआ था, नहीं हुआ है ना? एक इन्फ्लुएंस उसने किया है। नेक्स्ट है आपका द अर्लीस्ट पेंटिंग्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक एज इन द केव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड गिव अस, क्या करती हैं? गिव अस मैग्निफिसेंट एग्जांपल्स ऑफ द डैश आई। अब ये देखो कितना इजी है। ऑब्जर्वेंस नाउन होता है, नाउन नाउन दो एक साथ नहीं हो सकते, हटाओ इसे। ऑब्जर्वेशन नाउन होता है, हटाओ इसे। ऑब्जर्विंग आई, ऑब्जर्विंग आई नहीं होता है, ऑब्जर्वेंट आई होता है, राइट? ऑब्जर्वेंट आई होना चाहिए यहाँ पर। मतलब कीन ऑब्जर्वेशन पावर जो है वो दिखाई देती है कि इंसान ने देखो कितना अच्छे से ऑब्जर्व किया है नेचर को, और उसने चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया है, दिखाया है, राइट? तो आपको ये समझना है। एंड द ट्रेन्ड हैंड इन मैन सेवेज स्टेट, जब वो सेवेज स्टेट में था मतलब कि अनसिविलाइज्ड था, तब भी उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी कितनी कमाल की थी, बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन थी। अगर वो यहाँ पर चीज़ों को, नेचर को यहाँ पर दिखा रहा है, इसका मतलब वो देखता होगा ना, बैठ के वहाँ पर चीज़ों को ऑब्जर्व करता होगा। नेक्स्ट देखो कितना ईजी है, नेक्स्ट वाला बहुत ईजी है। द कलर्स चूजन, द मोमेंट डैश एंड द एक्सप्रेशंस द पिक्चर्स आर। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, द कलर्स चूजन, द मोमेंट डैश, तो क्या होना चाहिए? पोर्ट्रेइंग, पोर्ट्रे, पोर्ट्रेयर और पोर्ट्रेट। देखो यहाँ पर सिंपल सी एक चीज़ है जो जो यहाँ पर काम में आ रही है, नेचुरल फ्लो। देखो नेचुरल फ्लो ये है कि ये वाला जो सेंटेंस है ये आपका जाके मतलब इधर है, द कलर्स चूजन आपका पैसिव में जा रहा है, तो नेक्स्ट वाला भी आपका उसी तरह से जाएगा। तो यहाँ पर होगा द मोमेंट पोर्ट्रेट, द कलर्स चूजन, द मोमेंट पोर्ट्रेट एंड द एक्सप्रेशंस द पिक्चर्स आर डैश विथ। क्लियर है? ये चीज़ है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब होता है शो करना, राइट? तो पोर्ट्रेट या फिर शोन, मूवमेंट जो जहाँ पर शो किए गए हैं, जो कलर चूज किए गए हैं और जो मूवमेंट जो शो किए गए हैं। एंड द एक्सप्रेशंस द पिक्चर्स आर डैश विद रियली मेक अस मार्वल। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका सफिक्स्ड होगा, सफ्यूज्ड होगा, सफ्यूजिंग। सफ्यूजिंग तो नहीं होगा, अगेन आपका आर आया है तो आपका कहीं ना कहीं पैसिव हुई होना चाहिए, सरफेस्ड विद होगा। सोचो जरा, अब यहाँ पर आपकी मीनिंग काम आती है। मीनिंग आपकी ऐसे काम आती है कि आपका है सफ्यूज्ड। सफ्यूज्ड विद की मीनिंग पता है क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है कि समथिंग इज फिल्ड विद, फिल्ड विद, ठीक है? तो ये होता है फिल्ड विद।
तो आपका यहाँ पर सफ्यूज्ड होना चाहिए, सफ्यूज्ड विद, मतलब पिक्चर्स जो है वो एक्सप्रेशंस से भरी हुई हैं, है ना, एंड द एक्सप्रेशंस द पिक्चर्स आर सफ्यूज्ड विद, जो पिक्चर्स हैं वो यहाँ पर भरी हुई हैं। जैसे के लिए आपका यहाँ पर ये भी हो सकता है, एक सेंटेंस होता है जैसे के लिए स्काई सफ्यूज्ड, सफ्यूज्ड विद लाइट, राइट, ये भी आपका हो सकता है। एंड इवन if all of them are not of the what, of the standardized, of the standards, of the stand और of the standard, कहते हैं ना कि ये उस स्टैंडर्ड की चीज़ नहीं लग रही है। सब पेंटिंग्स अल्तामिरा, अब अल्तामिरा एक जगह है, वहाँ पर पीओके की जो पेंटिंग्स बनी है वो बड़ी ही अलग लेवल की बनी है, बड़े ही अलग स्टैंडर्ड की बनी है। तो कह रहे हैं कि उसी की सेम क्वालिटी की तो सारी नहीं है, मतलब कि ये जो हैं ऑल आर नॉट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द पेंटिंग्स एट अल्तामिरा, राइट, ये कहने की कोशिश हो रही है। नेक्स्ट है द प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स इन इंडिया गिव अस अ पिक्चर ऑफ लाइफ इन दोज डेज ऑफ द अर्ली मैन इन इंडिया। हम कहना चाह रहे हैं कि पुराने टाइम के जो दिन थे, है ना, एंसेंट टाइम्स में जो लाइफ हुआ करती थी, वहाँ की लाइफ के बारे में हमें ये जो पिक्चर्स हैं बताती हैं। तो यहाँ पर फार ऑफ होना चाहिए, फार होना चाहिए, फार आउट या फिर फार फेस्ड। सोचो जरा, देखो, फार फेच की मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है समथिंग विच इज़ अनरियलिस्टिक। तो अनरियलिस्टिक यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अनरियलिस्टिक नहीं है, तो इसको छोड़ दो, अनरियलिस्टिक नहीं होगा। फार ऑफ डेज होता है, फार ऑफ का मतलब होता है डिस्टेंट डेज, बहुत ही दूर के दिन, है ना, ऐसे दिन, तो उनकी बात होती है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका इट इज़ अ ग्रेट एंड ट्रू एक्सपीरियंस दैट कालिदासा एक्सप्रेसेस व्हेन ही फील्स दैट द हैप्पीएस्ट मैन फील्स। अब यहाँ पर देखो सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। हैप्पीएस्ट मैन भी मतलब इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, पहले से ही वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा खुश है, लेकिन वो और ज़्यादा खुश हो जाता है, मतलब यहाँ पर हमें और ज़्यादा डिग्री ऐड करने की ज़रूरत है। तो आपको इवन बोलना पड़ेगा, इवन द हैप्पीएस्ट मैन फील्स। फील्स व्हाट? फील्स इलेट्स, फील्स इलेटिंग, फील्स एक्साइट, फील्स इलेटेड। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है, आपको ग्रामर देखनी है। फील्स के बाद में आपको यहाँ पर एक एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, राइट। फील के बाद में आपको एक एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, दैट वुड बी इलेटेड, इलेटेड मैन, राइट। ही फील्स गुड, ही फील्स हैप्पी, ही फील्स इलेटेड, राइट। और ये आपका पास्ट पार्टिसिपल वाला एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल वाला एडजेक्टिव हो गया है, ठीक। एंड विन ही सीज ब्यूटीफुल थिंग्स और हियर्स मेलोडियस नोट्स। तो आपको अभी क्या करना है, देखो, इन चीज़ों को आपने अप्लाई करना है, और कम से कम एग्ज़ाम से पहले, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, कम से कम आपने 5 से 6 क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस कर लेने हैं। और कौन से करने हैं? यहीं पीवाईक्यू के कर लेने हैं, ज़्यादा मत करना, पीवाईक्यू वाले ही कर लेना, और इसी तरीके से करना, ठीक है। इन चीज़ों को अप्लाई करके करना, आपका जो ये वाला सेक्शन है ना पूरा तैयार हो जाएगा, सारा सेक्शन ये वाला तैयार हो जाएगा। सो गोल्डन रूल देखो इसमें क्या रहेगा, मैंने आपको बताया कि यार 3 चीज़ों के पीछे जाना है, मीनिंग, ग्रामर एंड नेचुरल कोलोकेशन। यहाँ पर केवल ग्रामर के पीछे नहीं जाना, केवल यहाँ पर मीनिंग नहीं, और केवल यहाँ पर नेचुरल कोलोकेशन नहीं, तीनों का कॉम्बिनेशन जब बना के देखोगे ना, तब आपका आंसर जो है मोस्ट एक्यूरेट आएगा, राइट। और अगेन लास्ट में मैं कहूँगा कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और इससे पहले मैंने S1 S2 हो गया, S1 S6 हो गया, PQRS हो गया, अभी ये आ गया है, और कुछ और वीडियोस अभी आने हैं, राइट। मैं सारे सेक्शन इस एक्चुअली चैनल पर करवा दूंगा एक एक करके। तो एक सेक्शन पे एक्चुअली एक ही वीडियो आएगा, लेकिन मैं उसमें देखो सोचता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आपको सारे जितने भी रूल्स हो सकते हैं वो सारे समझा दूँ, राइट, वो सारा। और हाँ, मैंने देखा था एक्चुअली, कमेंट आई है कि प्रीपोजिशन का वीडियो बनाना है, तो प्रीपोजिशन वाला आएगा। प्रीपोजिशन का क्या करेंगे, उसमें बड़ी वीडियो होगी, इसमें आपका आइडेंटिफिकेशन भी कंप्लीट होगा, आपको सारे पीवाईक्यूज में करवाऊंगा, और साथ में रूल्स जो हैं वो भी करवाऊंगा। सो रूल्स प्लस आइडेंटिफिकेशन आपका होने वाला है, तो काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको मिल जाएगी जल्दी ही, राइट। चलो फिर, और ये ठीक है, हाँ। सो चलते हैं फिर, है ना, और मिलते हैं अगले वीडियोस में। अगर देखो सही लग रहा है, ये सब कुछ सही लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर लाइक कर सकते हो, ठीक है, लाइक करो,
और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ग्रुप्स में शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना अभी भी पता है क्या है कि मतलब लगभग 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो यार, ठीक है ना। चलो मिलते हैं अगले वीडियोस में, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।